मोदी का तीसरा कार्यकाल कैसे बन गया बीजेपी संघ के रिश्तों का स्वर्णकाल। इसी साल मार्च में हुई संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम समझ सकते हैं कि बीजेपी और संघ के बारे में हम जितना समझते हैं वास्तविकता उससे कहीं अलग है। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी कई मौकों पर आरएसएस से सलाह लिया करती थी। आमतौर पर भारतीय जनमानस में यह मान लिया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी एक ही है। इसके पीछे विपक्ष का दुष्प्रचार भी रहा है, पर इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि बीजेपी और संघ आपस में इस तरह घुले मिले हैं कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये दो जिस्म एक जान है। पर ऐसा भी नहीं है कि दोनों में मतभेद नहीं होते। संघ और बीजेपी के रिश्ते साल दर साल बनते बिगड़ते रहे हैं। बहुत ऊंचे दर्जे के मतभेद दोनों ही संगठनों के बीच पैदा होते रहे हैं, पर खासियत यह रही है कि बहुत जल्द ही दोनों ही संगठनों के नेता आपस में मेल मिलाप भी करते रहे हैं। 2024 में भी दोनों के बीच रिश्ते बहुत हद तक बिगड़ गए। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद बीजेपी और संघ के रिश्तों की तलखी खुलकर जनता के सामने आ गई थी। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7 टीवी भारत के रीजनल चैनल 7 टीवी लोकल पर। आपके इलाके की सबसे भरोसेमंद आवाज, अब आपके शहर, आपके मोहल्ले की खबरें सीधे 7 टीवी लोकल पर। उम्मीद है 7 टीवी लोकल की पूरी फैमिली अच्छी होगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो बात अब तक सामने नहीं आई वह इस रिपोर्ट में है। नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल जो जून 2024 में शुरू हुआ, अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के रिश्तों का स्वर्ण काल बन गया। 30 मार्च 2025 को मोदी का नागपुर दौरा इस पुनर्मिलन का ही प्रतीक बना, जहां उन्होंने आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी और मोहन भागवत के साथ भविष्य की रणनीति तैयार की। उसके बाद से लगातार यह देखा गया कि बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है। लाल किले की प्राचीर से संघ की उपलब्धियों की बखान हो या उपराष्ट्रपति पद के लिए संघ बैकग्राउंड वाले सीपी राधाकृष्णन का चयन हो, ऐसा लगता है कि आरएसएस बीजेपी के रिश्तों का स्वर्ण काल चल रहा हो। मोदी और संघ का संदेश मानो ताली दोनों हाथ से बजती है। जनता में ऐसा समझा जाता है कि संघ बीजेपी का अभिभावक है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर यह सवाल बनता है कि पिछले करीब 11 साल से केंद्र में काम कर रही बीजेपी सरकार के प्रदर्शन को संघ कैसे आंकता है। इसी साल मार्च में बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक की तीसरी और आखिरी पत्रकार वार्ता में संघ के सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि बीजेपी का आकलन देश के लोगों ने किया है। संघ देश से अलग नहीं है और अभिभावक की बात है तो हम किसी भी सरकार के अभिभावक बनने को तैयार हैं, सिर्फ भाजपा के नहीं। होसबोले ने यह स्पष्ट कहा कि कोई भी पार्टी आए और हमारे विचार उनसे मिले तो हम अभिभावक बन सकते हैं। कोई आता नहीं है वो अलग बात है। होसबोले की बातों से हम समझ सकते हैं कि बीजेपी और संघ के बारे में हम जितना समझते हैं वास्तविकता उससे कहीं अलग है। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी कई मौकों पर आरएसएस से सलाह लिया करती थी। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने अपनी एक किताब में इंदिरा गांधी के करीबी सहयोगी अनिल बाली के हवाले से लिखा है कि आरएसएस ने 1980 में इंदिरा गांधी को सत्ता में आने में मदद की थी। नीरजा चौधरी ने पुस्तक में लिखा है कि कांग्रेस के प्रति मुसलमानों की नाराजगी को देखते हुए वह अपनी राजनीति का हिंदूकरण करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आरएसएस की ओर से एक मौन संकेत या यहाँ तक कि उनके प्रति मुसलमानों का एक तटस्थ रुख भी इसमें मददगार हो सकता है। ये बात बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि संघ और बीजेपी किसी कानून से बंधे हुए नहीं है। दोनों अपने रास्ते कभी भी अलग करने के लिए स्वतंत्र हैं। पर नरेंद्र मोदी दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं। वो बीजेपी को आगे ले जाने के लिए दूसरी विचारधारा वालों से समझौते करते रहे हैं। आरएसएस की विचारधारा तो उनके रगों में दौड़ रहा है। जाहिर है कि मोदी ने यही सोचकर संघ के साथ बीजेपी के रिश्तों को उस ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की है जहां तक दोनों आज तक नहीं पहुंचे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उसे
उसे एनडीए सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा। इससे पार्टी को अपनी संगठनात्मक ताकत को मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई। हरियाणा और महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में संघ ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए छोटी छोटी बैठकों का आयोजन किया, जिससे दोनों के बीच सहयोग बढ़ा। शायद यही कारण है कि बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव में संघ की पृष्ठभूमि वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद AVBP या संघ से जुड़े नेताओं को चुना गया। यह कदम दोनों संगठनों के बीच समन्वय को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट के चयन में भी संघ बैकग्राउंड वाले CP राधाकृष्णन को प्राथमिकता और लाल किले के प्राचीर से तारीफ के इस संबंध को और मजबूती प्रदान की है। उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में बीजेपी का अध्यक्ष कोई संघ बैकग्राउंड वाला व्यक्ति ही आएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और हाइप से हमें मिलती है ताकत सच्चाई दिखाने की। आपसे एक विनम्र अनुरोध, वीडियो को पूरा देखिए। 7 TV भारत के इस चैनल को भी अपना पूरा प्यार, सपोर्ट और साथ दीजिए। पिछले 2 सालों में संघ और बीजेपी के रिश्ते कैसे रहे हैं, हम सबने देखा। 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का RSS मुख्यालय नागपुर में मोदी ने RSS संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी और मोहन भागवत से मुलाकात की। इसी तरह 15 अगस्त 2024 को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस भाषण में मोदी ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संगठनों की तारीफ की, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से RSS के प्रति संकेत माना गया। 15 अगस्त 2025 के अपने भाषण में PM मोदी ने RSS की भूरी तारीफ की है। हालांकि इस अवधि में कई मौकों पर RSS और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ती नजर आई। नवंबर 2024 में मोहन भागवत का 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट बयान को मोदी और शाह पर निशाना माना गया। फरवरी 2025 में बीजेपी अध्यक्ष के चयन में देरी और RSS के पसंदीदा उम्मीदवारों को नजरअंदाज करना भी तनाव को बढ़ाने वाला समझा गया। RSS बीजेपी को अपनी वैचारिक संतान मानता है, लेकिन वह अपनी स्वतंत्र पहचान और प्रभाव बनाए रखना चाहता है। बीजेपी विशेषकर मोदी शाह युग में केंद्रीकृत शक्ति और चुनावी रणनीति पर जोर देती है, जो कभी कभी RSS की सांस्कृतिक और संगठनात्मक प्राथमिकताओं से टकरा जाती है। नड्डा के एक बयान के चलते रिश्तों में तल्खी आई थी। 2024 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने एक साक्षात्कार के दौरान कुछ ऐसी बातें कही जो संघ और बीजेपी के रिश्तों में तल्खी का कारण बनी। JP नड्डा ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में कहा, शुरू में हम अक्षम थे, RSS की जरूरत पड़ती थी, आज हम बड़े और सक्षम हैं। बीजेपी अपने आप को चलाती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि RSS एक आदर्शवादी मोर्चा है जो अपने काम में लगा रहता है, जबकि बीजेपी एक राजनीतिक संगठन है जो अपनी स्वतंत्रता से काम करता है। नड्डा का यह दावा कि बीजेपी अब RSS पर निर्भर नहीं है ने RSS नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी पैदा कर दी। नड्डा का बयान RSS को यह संदेश देता प्रतीत हुआ कि बीजेपी अब अपनी मर्जी से काम करना चाहती है और RSS के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं समझती। RSS जो हमेशा से बीजेपी को अपनी राजनीतिक शाखा के रूप में देखता रहा है, ने इसे अपनी भूमिका को कम करने की कोशिश माना। 2024 के चुनाव में RSS की जमीन पर कम सक्रियता को बीजेपी की हार का कारण माना गया। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, लेकिन संघ का स्वयंसेवक आखिरी दम तक बना रहूंगा। इसके बावजूद RSS और वाजपेयी के बीच एक वक्त ऐसा भी आया था जब रिश्ते बहुत तख्ल हो गए। वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हुए बाबरी मस्जिद या गोधरा को लेकर उनके विचार खुली किताब की तरह सबके सामने थे। वहीं वे कश्मीर की जनता के दिलों में राज करने लगे थे। अलगाववादियों से बातचीत के रास्ते खोल रहे थे। पाकिस्तान को समझा रहे थे कि दोस्त बदला जा सकता है, पड़ोसी नहीं। जाहिर है कि संघ में एक वर्ग उनके खिलाफ हो चला था। उनकी आर्थिक नीतियों का भी संघ में जबरदस्त विरोध हो रहा था। तत्कालीन संघ प्रमुख सुदर्शन तो एक बार खुलकर वाजपेयी के खिलाफ बयान तक दे दिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि संघ के पहले
भारतीय स्वयंसेवक वाजपेयी की सरकार बहुत कुछ अच्छा कर सकती थी, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहे। राम मंदिर निर्माण का रास्ता नहीं बन पाने, वाजपेयी के दामाद की सरकार में दखलंदाजी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्रा को लेकर नाराजगी बढ़ती गई। बात इतनी बढ़ गई कि ब्रिजेश मिश्रा ने एक बार यहाँ तक कह दिया कि कुएं के मेढक उनकी नीतियों को नहीं समझ सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते हमेशा से बहुत गहरे और जटिल रहे हैं। उसे समझना आसान काम नहीं रहा है। दोनों के बीच सहयोग और टकराव समानांतर रूप से चलते रहे हैं। आरएसएस का गठन 1925 में हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। बाद में 1951 में जनसंघ के रूप में इनकी राजनीतिक शाखा की नींव रखी गई, जो बाद में 1980 में बीजेपी के रूप में बदलकर सामने आई। बीजेपी के पूर्ववर्ती जनसंघ की स्थापना आरएसएस के समर्थन से हुई, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस के मार्गदर्शन में हिंदू राष्ट्रवाद को राजनीतिक मंच दिया। इस अवधि में दोनों के बीच गहरा तालमेल था, क्योंकि आरएसएस जनसंघ को संगठनात्मक और वैचारिक समर्थन देता था। 1965 के भारत पाक युद्ध और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में आरएसएस स्वयंसेवकों के योगदान के चलते जनसंघ की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। हालांकि बाद में 1977 में जनता पार्टी सरकार में शामिल होने के बाद आरएसएस और जनसंघ, तब जनता पार्टी का हिस्सा थी, के बीच मतभेद उभरे। ऐसा माना जाता है कि आरएसएस ने जनसंघ को धर्मनिरपेक्ष छवि अपनाने के लिए दबाव डाला, जबकि पार्टी नेतृत्व ने इसे अस्वीकार किया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछले एक साल में वर्तमान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बार बार कहते रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना बंद करना होगा। इसके बावजूद बीजेपी के कई नेता हैं इस बात को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। 1980 में जनसंघ के विघटन और बीजेपी के गठन को भी दोनों के बीच टकराव का परिणाम ही माना जाता है। हालांकि बीजेपी के गठन के बाद आरएसएस ने उसे फिर से समर्थन दिया। 1989-90 में राम मंदिर आंदोलन में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और आरएसएस के स्वयंसेवकों की भागीदारी ने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया। 1996 और 1998 में बीजेपी की सरकारों में आरएसएस का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। यदि आप कोई बात 7 टीवी के इस चैनल के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत की टीम आपसे बात करेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।